India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। वाराणसी कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते आज नहीं हो पाए ज्ञानव्यापी विवाद पर सुनवाई। दीवार तोड़कर सर्वे कराए जाने की याचिका पर आज जजों को सुनना था पक्ष। उधर ज्ञानव्यापी को बचाने के लिए आगे आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कानून की मदद के लिए समिति का गठन किया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में लागू होगा ओबीसी आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा। इकतीस साल बाद जेल से रिहा होगा राजीव गांधी का हत्यारा पेरारीवलन। सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश। दया याचिका पर अनुच्छेद 142 के तहत दिया आदेश। शीना बोरा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को दी सशर्त जमानत। कोर्ट ने कहा ट्रायल लंबा चलने की उम्मीद। काफी समय जेल में बिताने पर इंद्राणी जमानत की हकदार। सह आरोपी पीटर मुखर्जी पहले ही जमानत पर हो चुके हैं रिहा। India Legal presents Courts Roundup. चलिए, सबसे पहले बात वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे मामले में आज सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई से पहले ही अपनी मांगों को लेकर वकील हड़ताल पर चले गए। आज 2 एप्लीकेशन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में 7 पॉइंट्स पर सुनवाई होनी थी। पहली एप्लीकेशन यूपी सरकार यानी डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे की थी, जबकि दूसरा प्रार्थना पत्र हिंदू पक्ष यानी मां श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक का था। ज्ञानव्यापी मामले में यूपी सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में दाखिल अर्जी में 3 मांगे की गई। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जिस 3 फीट गहरे मानव निर्मित तालाब को सीज किया गया, उसके चारों तरफ पाइपलाइन और नल है। उस नल का उपयोग नमाजी वजू के लिए करते हैं। तालाब परिसर सील होने के कारण नमाजियों के वजू के लिए बाहर व्यवस्था की जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि ज्ञानव्यापी के लिए सील हुए क्षेत्र में शौचालय भी है, उनका उपयोग नमाजी करते हैं। अब उन्हें वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसे में उनकी व्यवस्था भी की जाए। सील किए गए तालाब में कुछ मछलियां भी हैं, ऐसे में उन्हें खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उन मछलियों को अब कहीं और पानी में छोड़ा जाए, जबकि दूसरी हिंदू पक्ष यानी मां श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से एक बार फिर ज्ञानव्यापी में सर्वे की मांग की गई। ज्ञानव्यापी परिसर की कुछ दीवारों को गिराने समेत कुछ मांगों को लेकर एप्लीकेशन दी गई। इसमें मांग की गई है कि ज्ञानव्यापी में जहां शिवलिंग मिला है वहां उसके आसपास कोई वजू न करे। शिवलिंग के पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार के साथ ही नंदी के उत्तर दिशा की दीवार तोड़कर मलबा हटाया जाए। शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कमीशन की कार्रवाई हो। बैरिकेटिंग के अंदर पश्चिम दिशा की दीवार को तोड़कर मंडप की भी वीडियोग्राफी कराई जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 19 मई को होगी। आपको बता दें कि मंगलवार को ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे मामले को लेकर कोर्ट में 3 प्रार्थना पत्र दिए गए थे। इस क्रम में कोर्ट ने स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कमीशन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दिया था। साथ ही ज्ञानव्यापी परिसर से संबंधित कमीशन की सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 दिन का समय देने का अनुरोध को स्वीकार किया था। इस बीच वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाने को प्रशासन ने 9 ताले लगाकर सील कर दिया।
इसके साथ ही वजूखाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई है। सीआरपीएफ के 2 जवान 24 घंटे सील किए गए वजूखाने की रखवाली करेंगे। इधर वाराणसी प्रशासन के मुताबिक वजू के उस स्थान पर छोटा सरोवर है जिसे सील कर दिया गया, क्योंकि ये इलाका पहले से लोहे के बैरिकेड और जालों से घिरा हुआ है। ये वही जगह है जहां हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजूखाने में शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा मिला है। अगर ये साबित हो गया कि ये वाकई शिवलिंग ही है तो मंदिर के अस्तित्व को लेकर अंधेरे की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तय कर पाना आसान नहीं है। इसे वैज्ञानिक और पुरातात्विक पैमाने पर परखना, जांच करना अभी तो सिर्फ मोटे तौर पर तर्क वितर्क ही चल रहा है। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे फवारा। हिंदू पक्ष कह रहा है कि आकृति साफ साफ बता रही है कि शिवलिंग है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ऊपरी हिस्से की बनावट बता रही है कि ये फवारा है। हिंदू पक्ष तर्क दे रहा है कि ये एक ही पत्थर से बनी संरचना है, शिवलिंग ऐसे ही बनते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ये अभी कैसे तय हो गया कि ये एक ही पत्थर से बना है। हिंदू पक्ष का सवाल ये भी है कि फवारा है तो इससे पानी क्यों नहीं निकलता, पानी का प्रवाह क्यों नहीं दिख रहा, जबकि मुस्लिम पक्ष का इस पर जवाब है कि गहरे सुराख दिख रहे हैं इसलिए फवारा ही है। फिलहाल ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिला है या नहीं ये तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन जिन महिलाओं की अर्जी पर ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे हुआ उन्होंने अदालत में नई अर्जी दाखिल कर दी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर घमासान के बीच मथुरा में ईदगाह को लेकर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की इजाजत दिए जाने की मांग की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की गई है। अदालत ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की। इससे पहले मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में धार्मिक चिन्हों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए उसमें आवागमन को रोकने की मांग कोर्ट से की गई। महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ ही मथुरा में प्रश्नगत मस्जिद की संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। इसमें हिंदू धार्मिक अवशेष कमल, शेषनाग, ओम, स्वास्तिक जैसे चिन्ह और अवशेष भी हैं। इसमें से कुछ को मिटा दिया गया जबकि कुछ को प्रतिवादी गण मिटाने के प्रयास में है। अगर हिंदू अवशेषों को मिटा दिया गया तो कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इससे वाद का उद्देश्य और साक्ष्य समाप्त हो जाएगा, लिहाजा इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। शाही ईदगाह में मुस्लिमों की आवाजाही पर रोक लगाने और वहां सुरक्षा की मांग अदालत में दाखिल किए जाने की प्रार्थना पत्र में की गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह प्रकरण में विधि की 7 छात्राओं समेत दिल्ली, लखनऊ हाईकोर्ट की अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत में की है। इस दावे को जिला जज की अदालत में पेश भी किया गया, जिसकी सुनवाई एडीजी ने की। अब इस पर 25 मई को सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, ये आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की इजाजत दे दी है। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की विस्तृत रिपोर्ट को अदालत ने देखने के बाद ये फैसला किया है। अदालत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही 1 सप्ताह के आधार पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार की संशोधन याचिका मंजूर कर ली है और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर पंचायत चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ट्रिपल टेस्ट का पलायन करते हुए रिपोर्ट पेश की थी। The report submitted by the OBC Welfare Commission, the Honorable Supreme Court found prima facie that triple test, which was required to be followed while making recommendation for any kind of reservation to the OBC community, that has been prima facie followed by the OBC Commission, and therefore now the liberty is granted to the state government to make publication of the notification based on the recommendation made by the OBC Welfare Commission providing reservation to the OBC category. It was decided by court that reservation can be there. There is political backwardness in OBCs that can be proven by the OBC Commission's report. OBC Commission expressed their opinion in detail. That commission report has been tabled in court and 7 days time has been given. Within 7 days, they'll have to come out with the reservation, with the election notification. दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण नहीं देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। उच्चतम न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ओबीसी को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक पार्टियां जनरल सीट पर ओबीसी उम्मीदवार को उतार सकती है। एससी ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होंगे। खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक जरूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए डिलिमिटेशन प्रक्रिया और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंड को पूरा किए बिना चुनाव नहीं करा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पेरारीवलन को समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। कोर्ट का फैसला आने के बाद नलिनी, श्रीहरन, मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक समेत मामले में अन्य 6 दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग उठी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में सजा काट रहे दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के लिए अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार के तहत फैसला दिया है। इस मामले में दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित रहने पर शीर्ष अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की रिहाई की याचिका मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है। सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है। बता दें कि पेरारीवलन फिलहाल जमानत पर रिहा है। उसने रिहाई के लिए याचिका डालकर कहा था कि वो 31 साल से जेल में बंद है, उसे रिहा किया जाना चाहिए। 2008 में तमिलनाडु कैबिनेट ने उसे रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन राज्यपाल ने मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। तभी से उसकी रिहाई का मामला लंबित था। We welcome the decision of the Supreme Court to release Peararivalan, who has been languishing in the jail, wanting for justice for more than 3 decades. This judgment is also a blot on the face of the Tamil Nadu governor, who has been sitting on the cabinet decision to release all those who have been arraigned as convicts in the Rajiv Gandhi murder case. इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि कानूनी और संवैधानिक सवाल यही है कि क्या राज्यपाल कैबिनेट की सम्मति के खिलाफ जा सकते हैं। ये गंभीर मसला है। इससे संघीय ढांचे पर प्रतिगामी प्रभाव हो सकता है। इससे संघीय व्यवस्था नष्ट हो सकती है। कानून से ऊपर कोई नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार हमारे आदेश का पालन करे वरना कोर्ट आदेश पारित करेगा, क्योंकि सरकार कानून पालन न करे तो कोर्ट आंखें बंद कर बैठा नहीं रह सकता। हमारी निगाह में कानून से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी पूछा था कि क्या राज्य के राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल द्वारा भेजी गई सिफारिश को बिना फैसला लिए राष्ट्रपति को भेजने की शक्ति है। एजी पेरारी वलन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का दोषी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। पेरारी वलन के वकील ने दलील दी थी कि उसने 30 साल से ज्यादा समय जेल में काट लिया है, उसका आचरण सही है और उसे जेल से रिहा किया जाना चाहिए। सितंबर 2018 में तत्कालीन AIADMK कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था और पेरारी वलन सहित उम्र कैद की सजा याफ्ता सभी 7 दोषियों की समय पूर्व रिहाई का आदेश देने के लिए तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपनी सिफारिश भेजी थी, लेकिन राज्यपाल के फैसला न करने पर पेरारी वलन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। शीना बोरा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। उन्हें 6.5 साल से जेल में बंद होने के चलते जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह लंबा वक्त है, ये पूरा मामला सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिका रहा। लगता है कि ट्रायल जल्द खत्म नहीं होने वाला। हमारा विचार है कि लंबा समय जेल में बिताने पर वो जमानत के हकदार हैं। हम उन्हें सशर्त जमानत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2020 में से आरोपी पीटर मुखर्जी भी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। इससे पहले CBI ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया था। CBI ने कहा कि उन्होंने अपनी ही बेटी शीला बोरा की हत्या की योजना बनाने और हत्या करने का जघन्य काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी। वो 7 साल से मुंबई की जेल में बंद है। इंद्राणी मुखर्जी अपनी ही बेटी शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी हैं। शीर्ष कोर्ट ने 6 साल से अधिक समय जेल में रहने के आधार पर जमानत का आदेश दिया है। इंद्राणी ने दलील दी थी कि उसका मुकदमा 6 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। अभी इसके लिए जल्द निपटने की कोई संभावना नहीं है। इंद्राणी मुखर्जी को उसके ड्राइवर द्वारा किए गए खुलासे के बाद 2015 में गिरफ्तार किया गया था। The court has observed that she has been incarcerated since 6.5 years, and that is quite a long time. That is a prolonged incarceration. And for how long can one be incarcerated, considering the fact that she's a woman, and rightly she has been granted bail. She deserved it. Or considering the fact that trial there was no progress in the trial also. There are about 237 witnesses and only 68 witnesses have been examined in the last 6.5 years. So considering the fact that there was no progress in the trial court was vacant since last 1 year. She is suffering from irreversible cerebral ischemia. ये सारी conditions हमने बताई, कोर्ट के सामने हमने रखी है. But उनके prolonged incarceration को the court has rightly observed that she has been incarcerated since quite a long time and she deserves to get bail. 10 साल पहले यानी 2012 में शीना बोरा की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से मुंबई के बायकुला महिला कारागार में बंद हैं। इससे पहले विशेष CBI अदालत ने इंद्राणी को जमानत देने से कई बार मना कर दिया। CBI 2012 से इस मामले की जांच कर रही है। इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है। 24 अप्रैल 2012 को अपनी बेटी शीना की हत्या करने के आरोप में मुखर्जी का ट्रायल चल रहा है। उसे खार पुलिस ने 25 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया था। वो सितंबर 2015 से बायकुला जेल में बंद है। इंद्राणी पर आरोप है कि उसने मुंबई के बांद्रा में अपनी बेटी शीना की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को रायगढ़ जिले में दफना दिया था। जांच एजेंसियों का दावा था कि शीना बोरा के अवशेष भी मिले हैं। दावे के मुताबिक इंद्राणी और शीना के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। शीना बोरा इंद्राणी के पहले पति की संतान थी। इंद्राणी शीना के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। इंद्राणी ने शीना को मारने के लिए अपने ड्राइवर के साथ साजिश रची। 2 मई 2012 में इंद्राणी ने शीना को बांद्रा में मिलने के लिए बुलाया, फिर उसे कार में बिठाया। कार में ड्राइवर श्याम राय के अलावा एक शख्स और था। इसके बाद कार में ही शीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इंद्राणी ने ड्राइवर मनोहर राय को लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा था। ड्राइवर राय लाश को मुंबई से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में लेकर पहुंचा। पहले तो उसने जलाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उसे दफना दिया। इस मामले में पुलिस ने इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी और बेटे राहुल से भी पूछताछ की। बाद में पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटर मुखर्जी टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। पीटर ने 2002 में इंद्राणी से शादी की थी। पीटर की ये दूसरी शादी थी।
इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही में इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को एक पत्र भेजकर सनसनी मचा दी थी कि जिसमें दावा किया गया था कि उनकी बेटी शीना बोरा जिंदा है, उसके जानकार ने कश्मीर में देखा है। सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक अदालत से हस्तक्षेप नहीं होता तब तक इस विशेष कोड को नहीं लिया जाएगा। इंद्राणी मुखर्जी को ये मामला कोर्ट में उठाना होगा क्योंकि शीना बोरा मर्डर केस में अभी ट्रायल चल रहा है। 2015 में हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद से वो जेल में है। ये केस आज भी अनसुलझा है। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसका रहस्य आज तक सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिका दाखिल करने वाले 2 वकीलों पर गैर जरूरी अर्जी देने के लिए 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने वकील अनुराग सक्सेना की जनहित याचिका को फालतू बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही पीठ ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वकील द्वारा किसी भी रिट याचिका को पंजीकृत न करे। पीठ ने आदेश में कहा, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे 2 वकीलों ने दुस्साहस किया है। हमने उन्हें इसके बारे में चेतावनी भी दी थी। हम याचिकाकर्ता पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। रजिस्ट्री याचिकाकर्ता वकील की किसी भी रिट याचिका पर विचार नहीं करेगी। जनहित याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में वाहनों पर 10 साल और 15 साल की समय भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से अधिक कार्बन फुटप्रिंट पैदा होंगे, इसलिए 10 और 15 साल का नियम अनुचित है। याचिकाकर्ता ने दलील दी, केवल कुछ जगहों के लिए ही ये क्यों है, हर जगह क्यों नहीं है। शिमला में दिल्ली से अधिक प्रदूषण है। पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि पहले से ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में सब कुछ विचार किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिल्ली के परिवहन विभाग को दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। जस्टिस राव ने याचिकाकर्ता वकील को आगाह किया था कि आपने एनजीटी के आदेश और हर दूसरे आदेश को देखा है, फिर भी आपने याचिका दायर की है। क्या आप फिर भी इस बारे में बहस करना चाहते हैं? हम भारी दंड लगाएंगे और टिप्पणियां पारित करेंगे जो आपके करियर को लंबी अवधि में प्रभावित करेगा। इसके बाद भी याचिकाकर्ता वकील ने कहा वो दलील पेश करना चाहते हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 8 लाख का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता जेम्स की ओर से कहा गया कि पीसी एक्ट के तहत वो 5 साल में से 3.5 साल की सजा काट चुका है। उसके खिलाफ इटली कोर्ट से वारंट जारी हुआ था, वहां पर उसने पूरा सहयोग किया। ऐसे में उसको जमानत मिलनी चाहिए। एएसजी ने कोर्ट से कहा कि सरकार बड़ी मुश्किल से क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को यहां लेकर आई है। उसे अभी तक किसी अदालत ने दोष मुक्त नहीं किया। दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में कथित बिचौलिए जेम्स को जमानत देने से इंकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। वेस्टलैंड घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बाद सुर्खियों में आई सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा। मामले में अब अगली सुनवाई 15 जून को होगी। आज इस सुनवाई के दौरान राणा दंपत्ति कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट से छूट मांगी। दरअसल राणा दंपत्ति को कोर्ट ने आज पेश होने का आदेश दिया था। राणा दंपत्ति पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। इस मामले में राणा दंपत्ति को आज मुंबई की अदालत को अपना जवाब देना था। राणा दंपत्ति की जमानत मंजूर करने से पहले कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वो इस मामले में मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आरोप है कि दोनों ने मीडिया से बातचीत की। राणा दंपत्ति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इसके बाद ही दोनों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों करीब 11 दिन तक जेल में रहे। इसके बाद सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा और रवि राणा को सशर्त जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि दोनों इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे, मीडिया से इस मामले पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तीनों शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन होने पर जमानत को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। कोर्ट ने जिस एप्लीकेशन के ऊपर कैंसिलेशन ऑफ बेल के एप्लीकेशन के ऊपर जो नोटिस इश्यू की थी, उस ऑर्डर के अंदर
जज साहब का डायरेक्शन था कि दोनों नवनीत कौर राणा और उसके हस्बैंड रवि राणा को कोर्ट में मौजूद रहना था, लेकिन अपनी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ड्यूटी के हिसाब से उनका किसी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में रहना ज़रूरी था, इसलिए वो आ नहीं सकी। प्लस उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनके शौहर जो है वो उनके साथ में मीटिंग में प्रेजेंट है, तो इसलिए दोनों ने एप्लीकेशन फाइल की एग्जेम्पशन के लिए। फॉर टुडे कोर्ट ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। 124A जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है और इन एबेंस रखा है, इसके लिए इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हम्बली एंड पोलाइटली माननीय न्यायालय के निदर्शन में ये लाया कि 124A जो है उसको ही स्थगिति दी है, उसमें जो अदर सेक्शंस है उसके नीचे उनकी केस चलेगी, और केस अगर चलती है तो उनको उस केस में बेल दिया गया है, वो सर्टेन कंडीशंस पे दिया है, तो जब तक प्रोसीडिंग्स है तब तक वो जो कंडीशंस है वो उनके लिए एप्लीकेबल है। वो तो चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.